हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञान पाठक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल। और बिना किसी देरी के हम आज के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हम 15 वर्षों के अंदर इस देश को अखंड भारत बना देंगे। तो दोस्तों, आज हम उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अखंड भारत का क्या कॉन्सेप्ट है। बनने का सपना 20 से 25 साल में पूरा होगा, लेकिन लोग प्रयास करते हैं तो अगले 15 साल में भी ये सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, आखिर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आता है। तो दोस्तों, इसके विषय में जब हम जानने निकलते हैं तो हमें चार बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे अखंड भारत अपना चार तरह का हो सकता है। उसका पहला टाइप कुछ ऐसा है कि भारत के साथ अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और चीन अधिकृत कश्मीर यानी एलएसी यानी दोनों को मिला दें तो जो भारत निकल के आता है वो भारत का पहला अखंड भारत का पहला कॉन्सेप्ट है। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये बन के आता है दोस्तों कि 1947 के बंटवारे के पहले का जो भारत था यानी कि भारत प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, ये अखंड भारत का दूसरा कॉन्सेप्ट निकलता है। यानी दोस्तों, अगर जो अखंड भारत का तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि तीसरे टाइप का अखंड भारत कैसे होगा, तो उसके साथ हम अफगानिस्तान को जोड़ेंगे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सब देशों को मिलाकर तीसरे प्रकार का अखंड भारत बनता है। अखंड भारत का चौथा मैप जो निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार आता है दोस्तों कि उसमें भारत था अपना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके साथ साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक अपना भारत, यानी कह सकते हैं ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हमारा भारत विस्तृत हुआ करता था। ये प्राचीन भारत का मैप, अखंड भारत का मैप था। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे कि आखिर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। दोस्तों, जो हम पूजा पाठ के दौरान संकल्प पढ़ते हैं, संकल्प एक मंत्र है, उसके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गत है, ये एक श्लोक प्राप्त होता है, उस संकल्प के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा देश कहाँ पर स्थित है और कहाँ तक विस्तृत है, इसके बारे में चर्चा की गई थी इस संकल्प में। इसमें बताया गया है इस मंत्र में जम्बू द्वीप हमारी पृथ्वी को 7 द्वीपों में सनातन संस्कृति के अनुसार बांटा गया था। पहला जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर, ये सब मिलकर पूरी पृथ्वी का निर्माण करते थे, जिनमें जम्बू द्वीप अपना एक द्वीप इसके अंतर्गत था जो सभी द्वीपों के मध्य में स्थित था। जम्बू द्वीप को अखंड भारत की तरह पेश किया जाता है। 1941 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पंडित पांडुरंग वामन की एक किताब छपी थी। इसमें लिखा है कि भारतवर्ष के अंदर कई सारे देश आते हैं। जैसे पहले का भारतवर्ष, अगर 1947 के हम पहले की बात करें तो भारत के ही अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश थे। वैसे ही पौराणिक समय में यानी कि प्राचीन समय में भारतवर्ष के अंतर्गत कई देश आते थे। जैसे अपना अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, चीन, भूटान, चीन नहीं, चीन का कुछ क्षेत्र थे, तिब्बत ले सकते हैं, तिब्बत भी आता था, तिब्बत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि सारे देश, यानी ये सब मिलकर भारतवर्ष का निर्माण करते थे। और भारतवर्ष अपना जम्बूद्वीप के अंतर्गत था, यानी 7 द्वीपों के अंतर्गत जम्बूद्वीप में भारतवर्ष हुआ करता था, जिसके अंतर्गत कई सारे देश सम्मिलित थे। ये सब मिलकर अखंड भारत का निर्माण करते थे। तो दोस्तों, हम आज चलो जानते हैं अखंड भारत के इतिहास के बारे में कि आखिर अखंड भारत का इतिहास कैसा था और इतिहास में कैसे अखंड भारत का निर्माण हुआ और कैसे कैसे इसका विभाजन होता गया। तो दोस्तों, इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी किताब स्टडी इन द जियोग्राफी ऑफ एंशंट एंड मिडिवल इंडिया में दावा किया है कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी, वहां पर भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये पुरातात्विक साक्ष्य करीब 8000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज इन सब बातों को स्वीकार नहीं करती। उनका कहना है कि आप जो हिंदू संस्कृति यानी आपका जो भारतीय संस्कृति है, इसके काल को ये लोग अधिकतम 5000 साल मानते हैं, 5000 साल पुराना मानते हैं। लेकिन जब पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग देखते हैं तो 8000 साल पुराने बताए जाते हैं। ये लोग मानने को तैयार नहीं कि हम लोग का जो
हम लोग की जो संस्कृति है वो इतनी साल पुरानी हो सकती है। तो दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य करीब 8,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि वैदिक काल 3500 साल पुराना है। ऐसे में उन्होंने भारतवर्ष की स्थापना को वैदिक काल से पुराना बताया है। यानी जो वैदिक काल यानी कि वेदों का काल शुरू हुआ। वैसे भी दोस्तों अगर जिनको तर्क के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे कोई समाज पहले बनता है, फिर वे लोग किताबें लिखते हैं, या ऐसे तो नहीं बनता ना कि किताबें पहले लिखे फिर समाज बना। तो दोस्तों पहले समाज बना होगा 1,000 साल पुराने, 8,000 साल पहले। इसके बाद 3500 साल पहले वैदिक काल यानी कि वेदों की रचना की गई होगी। तो अखंड भारत वैदिक काल के पश्चात धीरे धीरे कई भागों में बिखरता गया। 321 ईसा पूर्व बिखरे हुए गणराज्यों को मिलाकर फिर अखंड भारत को संगठित किया गया। किसके नेतृत्व में? चाणक्य के मार्गदर्शन में, और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में। चाणक्य के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पता है आप लोगों को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र आज का पटना, जिसे बिहार में है, बिहार की राजधानी है, जो आज बिहार का हिस्सा है। स्वतंत्र राज्यों को एकजुट करने में चंद्रगुप्त ने अहम भूमिका निभाई थी। ये पुरातात्विक साक्ष्य करीब 8,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि वैदिक काल 3500 साल पुराना है। ऐसे में उन्होंने भारतवर्ष की स्थापना को वैदिक काल से पुराना बताया है, यानी वेदों से पहले भारतवर्ष की स्थापना हो चुकी थी। हालांकि बाद में अखंड भारत कई गणराज्य में बिखर गया था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अखंड भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हम कह सकते हैं, या फिर कहाँ से कहाँ तक अखंड भारत का विस्तार होना चाहिए या था पहले। तो दोस्तों 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद साम्राज्य को हराकर इस पर कब्जा किया, यानी कि नंद वंश को, यानी नंद साम्राज्य जो उनका मगध का साम्राज्य था उसको अपने कब्जे में लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उस समय सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सब लोग जानते ही हैं, वो पूरे विश्व को विजय करने के उद्देश्य से निकला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिकंदर चूंकि मर गया था, तो उसके जो सेनापति थे यानी सेल्यूकस, वो भारत के पश्चिमी सीमाओं पर कई क्षेत्रों को कब्जा किए हुए बैठा हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जंग हुई, जिसमें चंद्रगुप्त की जीत हुई। इसके बाद उसने सिकंदर के सेनापति रहे सेल्यूकस से कूटनीतिक संधि के लिए उसकी बेटी हेलेन से शादी कर ली। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ राज्यों को तो तलवार के दम पर जीता, और कुछ को सांस्कृतिक संबंधों को बनाकर कई राज्यों पर विजय पाई। तो ऐसे में ही सेल्यूकस की बेटी हेलेन से शादी करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। तो इसके बाद दोस्तों उसने सिकंदर के सेनापति रहे सेल्यूकस की बेटी से शादी करी। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में इसका जिक्र है कि चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते अशोक मौर्य ने पूर्वी तट पर कलिंग और दक्षिणी तट पर तमिल राज पर भी अधिकार कर लिया था। यानी कि चंद्रगुप्त के समय में भारत का विस्तार लगभग अफगानिस्तान, उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला हुआ था, और पूरब में बंगाल तक फैला हुआ था। पश्चिम में भारत यानी कि अफगानिस्तान, उसके बगल ईरान, यहाँ तक भारत फैला हुआ था, जिसको तत्कालीन समय में अखंड भारत कहा गया था। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे कि आखिर अखंड भारत के खंड खंड कैसे हुए, इसे धीरे धीरे भारत आखिर कैसे टूटता गया। आज भारत अपने ही क्षेत्र को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। जैसे आप जानते हैं कश्मीर को आधा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, आधा चीन ने। तो आखिर भारत की ये स्थिति कैसे हुई? तो दोस्तों 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। मौर्य साम्राज्य कहते हैं कि अखंड भारत जो हमारे सनातन संस्कृति में माना जाता है, वो मौर्य साम्राज्य के समय अपने पूर्ण रूप में हुआ करता था। इसके बाद अखंड भारत धीरे धीरे बिखरता गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सांग, किन, शक, सातवाहन, कुषाण और दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे कई साम्राज्य बने। कभी अखंड भारत में चोल और पांड्य साम्राज्य का हिस्सा श्रीलंका भी हुआ करता था। श्रीलंका दोस्तों 1310 ईस्वी के बाद आज़ाद हो गया। कुछ समय बाद ब्रिटेन ने श्रीलंका पर कब्जा किया, लेकिन उसे कभी भारत का हिस्सा नहीं माना। उसे हमेशा ब्रिटेन अलग देश ही मानता रहा। 870 ईस्वी में अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब एलिस, फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन का कब्जा हुआ। ये ब्रिटेन और रूस के बीच की आपसी लड़ाई के बीच
अफगानिस्तान को बफर स्टेट बना दिया गया, फिर उसे बाद में 18 अगस्त 1919 को आज़ाद कर दिया गया अफगानिस्तान को भी। तो इस प्रकार हमारे अखंड भारत से अफगानिस्तान भी अलग हो गया। फिर दोस्तों 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग कर दिया गया। वहाँ उगेन वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना भूटान में कर दी गई, जो अब भी चली आ रही है। उसमें लोकतंत्र को समाहित किया गया है, लेकिन अभी भी राजशाही वहाँ पर बनी हुई है, मोनार्की सिस्टम है वहाँ पर। तो दोस्तों फिर 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। बर्मा को भी, यानी म्यांमार जो आज के समय में है, उसको भी भारत से अलग कर दिया गया उसके बाद। और फिर समय आया 1947 विभाजन काल का, उसमें पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया और नया देश बांग्लादेश बना। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा अखंड भारत धीरे धीरे टूट के आज का वर्तमान भारत के रूप में आया। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अखंड भारत के मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी आधुनिक काल में हम अखंड भारत को कैसे देखते हैं। यानी कि प्राचीन काल को अगर छोड़ दें तो वर्तमान काल में हम अखंड भारत को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों 1924 में 11 साल बाद अंडमान निकोबार जेल से छूटकर वीर सावरकर जी वापस आए थे। अंडमान निकोबार की जेल में अंग्रेजों ने इन्हें बंद किया हुआ था, तो वे वहां से छूटकर 11 साल बाद जब 1924 में वापस भारत आए, तो उन्होंने अपनी किताब माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया था। आरएसएस के अखंड भारत के विचार के जनक सर्वप्रथम सावरकर ही माने जाते हैं। तो दोस्तों 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर सावरकर ने कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए। इसमें कश्मीर से रामेश्वर तक, सिंध से असम तक क्षेत्रों को उन्होंने अपने अखंड भारत के सपने में शामिल किया था। सावरकर के इसी अखंड भारत के सपने को बीजेपी और आरएसएस वर्तमान में पूरा करना चाहती है। इसमें पाकिस्तान और चीन अधिकृत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का सिंध भी शामिल है। यानी अगर जो सावरकर जी के अखंड भारत को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सावरकर जी के अखंड भारत के सपने के अंतर्गत पाकिस्तान और चीन का जो अधिकृत कश्मीर है वो, और पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, क्योंकि जो हम अपने जनगण मन पढ़ते हैं तो उसमें आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, यानी सिंध को उस समय भी शामिल किया हुआ था। तो दोस्तों 1949 को कोलकाता में आरएसएस के सरसंघ संचालक सदाशिव गोलवलकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान एक अनसर्टेन यानी अनिश्चित राष्ट्र है, ऐसे में इसे मिलाकर अखंड भारत बनाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। ये कहा गया था उस समय गोलवलकर जी के द्वारा। तो दोस्तों हम आज बात फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि आखिर अखंड भारत की तस्वीर कैसे बनेगी, या कैसे बनी अखंड भारत की तस्वीर, या मोहन भागवत जी ने अपने बयान में जो कहा उसके अनुसार अखंड भारत की वो कैसी कल्पना करते हैं। तो दोस्तों आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत शामिल हैं। इन्होंने तिब्बत को भी शामिल किया है, यानी कि जहाँ भी हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म का कभी विस्तार हुआ था, और या फिर सनातन धर्म के अंग माने जा रहे बौद्ध धर्म का जहाँ तक विस्तार हुआ था, उन सब क्षेत्रों को इन्होंने अपने में शामिल किया हुआ है। तो आरएसएस इस संयुक्त क्षेत्र को एक राष्ट्र मानता है जो हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना है। संघ द्वारा संचालित सूर्य प्रकाशन ने पूर्णभूमि, यानी कि संघ द्वारा संचालित एक सूर्य प्रकाशन है जिन्होंने पूर्णभूमि भारत नाम से एक नक्शा निकाला। इसमें अफगानिस्तान को उपगण स्थान कहा गया, काबुल को कुभानगर, पेशावर को पुरुषपुर, मुल्तान को मूल स्थान और तिब्बत को त्रिविष्टप, श्रीलंका को सिंगल द्वीप और म्यांमार को ब्रह्मदेश तथा थाईलैंड को श्याम देश कहा गया। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या संभव है अखंड भारत बनाना। तो इसके विषय में जब जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने आखिर किस प्रकार के अखंड भारत की चर्चा की है, मौर्य पीरियड की, गुप्त पीरियड की, या मुगल पीरियड की, या फिर ब्रिटिश पीरियड की अखंड भारत की। प्रोफेसर राजन का मानना है कि मोहन भागवत के बयान में अखंड भारत का मतलब 1947 के पहले के कश्मीर से है, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर, चीन के कब्जे वाला लद्दाख क्षेत्र शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि मौर्य काल वाले अखंड भारत के सभी देश आज़ाद हैं, इन देशों को जंग के जरिए मिलाने का सोचना भी खतरनाक होगा। तो दोस्तों ये बात तो सत्य है कि आज के समय में हमारा देश लोकतांत्रिक है और हमारे संविधान में भी हम लोगों ने शामिल किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा शांति बनाए रखेंगे, सुरक्षा कायम करने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल कानूनों का पालन करेंगे।
तो ऐसे में दोस्तों हम लोग जंग के बल पर इन सब देशों को अपने में शामिल नहीं कर सकते, यानी अखंड भारत का सपना हम लोग जंग करके नहीं पूर्ण कर सकते। ऐसा करने पर हमारे देश को कई सारे सैंक्शन झेलने पड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय, एक बार से कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ेगा। ये इस समय यानी इस हालातों में संभव नहीं है। तो फिर और क्या तरीके हो सकते हैं अखंड भारत बनाने के? तो दोस्तों अखंड भारत बनाने का सपना कुछ ऐसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों को मिलाकर फिर से अखंड भारत को यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर बना सकते हैं, यानी संगठित कर सकते हैं। इसके विषय में पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू ने यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर अखंड भारत के देशों को संगठित करने का फार्मूला दिया। काटजू अखंड भारत में शामिल देशों की एक एसोसिएशन बनाने की बात करते हैं। इसी उद्देश्य से 2012 में उन्होंने एक संगठन भी बनाया था। काटजू ने कहा था कि वह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं, यानी कि उनको एक करना चाहते हैं। काटजू के अनुसार 3 देश 3 सरकार के साथ इन देशों में अफ्रीकन यूनियन व यूरोपियन यूनियन की तरह एक कॉमन सेक्युलर सरकार बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश उनकी अपनी सरकार तो होगी ही, साथ ही एक साथ सरकार तीनों देशों की भी होगी। इसका चुनाव भी तीनों देशों के लोग करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और कृपया हो सके तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।